हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जो आपकी झारखंड में जेएसएससी की जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षण की जो वैकेंसी आई है 184 सीट्स के लिए स्पेशली फॉर दी कॉमर्स। सो आज मैं उसको कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ एंड इस एनालिसिस के दम पर ये डेफिनेटली है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे एंड आपको कैसे स्टडी करना है, किन किन बातों पर फोकस करना है, ये सब चीज़ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर फोकस नहीं करना है, क्या इंटेंशन होना चाहिए, तो सभी चीज़ें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। जो इस एग्ज़ाम में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ सेटअप करना चाहते हैं, डेफिनेटली पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छे से देखना, क्योंकि डेफिनेटली मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, आप सभी को पता है, तो मैं कॉमर्स को अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ। क्या क्या बताऊँगा मैं इस में आज की जो क्लास होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अभी जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको क्या करना है। दूसरा, किस पेपर पर आपको कितना ध्यान देना है। 3 पेपर आपके होने वाले हैं तो तीनों पर किस तरह से आपका फोकस होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमर्स का जो इन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जितने भी स्टेट्स का एग्जाम कवर करता हूं, आपको पता है कि ऑलरेडी अभी लगभग हम लोगों ने 2022 में जो 5 महीने बीत चुके हैं, 4 से 5 महीने हुए, उसमें हम लोगों ने राजस्थान कवर किया, आपकी हिमाचल को कवर किया, आपकी उत्तराखंड को कवर किया, पंजाब कवर किया है, ठीक है, राजस्थान कवर किया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया। तो उनके सिलेबस एंड झारखंड का जो ये पार्ट है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा। झारखंड का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया ना, ये एक तरह से हिस्टोरिकल पार्ट होगा, क्योंकि इसकी सिलेबस ना तो आपकी कोई भी झारखंड के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है किसी से मैच नहीं करती है। मैं खुद रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। इवन हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें जो हमारी बैचेस चलती है झारखंड के लिए, जो रांची यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो क्लासेस चलती है ग्रेजुएशन की, भाई उसमें भी कोई चीज़ हम लोग पढ़ाते नहीं है। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें आती हैं, ऑलमोस्ट 40% आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी 60% आपको नहीं मिलने वाला। तो सिलेबस बियॉन्ड द पार्ट है, अच्छे से पढ़ना होगा, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों को सिलेबस को मिला लो। इसकी सिलेबस उससे भी अलग है, जी हाँ, उससे भी अलग है। क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे इसकी तैयारी की जाए। अब जब डिफरेंट है तो कैसे आपको स्टडी करना है, किन किन चीज़ों पर बात करना है, तो ये 4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से बैठ जाओ, टाइम फ्री है तब देखो, नहीं है तो बाद के लिए सेव रख लो, बाद में देखना। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी क्लास देखना, आज जो मैं बताने वाला हूँ पूरा देखना, उसके बाद चीज़ों को डिसीजन लेना है। फॉर्म भरना आपका 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, सो अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे काफ़ी अच्छे से इस चीज़ की जानकारी है कि लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक कॉमर्स की इस तरह की वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ और मुश्किल एक बार मुश्किल से मैंने ये इस तरह की वैकेंसी देखी है। एंड अभी दोबारा, यानी कि 10 साल के कैरियर में, मेरी 10 साल के कैरियर में आप बोल सकते हो सिर्फ एक बार देखा हूँ और आज ये दूसरा बार देख रहा हूँ। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि इस बार का जो टाइम फ्रेम है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, करो या मरो। मरना तो नहीं है भाई, तो सिंपल सा हिसाब क्या है, एग्ज़ाम सेलिब्रेट करना है। या तो आप अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन कीजिए, या तो अपने दोस्त यार का सक्सेस में जा करके सेलिब्रेशन कीजिए। डिपेंड आप पर है कि आप पार्टी देंगे या पार्टी लेंगे, ठीक है, वो आपको सोचना है। क्लियर है? तो जी जान से अभी लग जाओ, फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगा तब पढ़ेंगे, ये वाली अगर आपकी सोच है, खुल के बोल दूँ, ये एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलने वाला है। क्योंकि भाई इतने सालों से लोग बैठे हुए नहीं हैं, सब लगे हुए हैं, ठीक है। एंड अभी वैकेंसी आई है 184 सीट, जी जान से सबके सब लग जाएंगे, तो मिस बिल्कुल भी ना करें। पहला पॉइंट तो क्लियर है, करना क्या है, बस शुरू हो जाओ, आज से अभी से ही शुरू हो जाओ। सोचना ही नहीं है, किंतु परंतु की गुंजाइश बिल्कुल ना करें, ठीक है। किस पेपर पर कितना ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पेपर हैं आपके। चलिए एक एक करके सभी पेपर्स के बारे में समझते हैं। पहला पेपर है आपका जिसमें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश के 60 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि अगर आपने इसमें 30% स्कोर कर लिए सफिशिएंट है,
30% स्कोर कर लिए। इससे आपका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हाँ लेकिन 30% लाओगे तभी पेपर 2 एंड पेपर 3 की जांच होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ 30% चाहिए। 30% यानी कि 36 नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा क्या सर 30% का मतलब इंग्लिश में भी 18 नंबर चाहिए और हिंदी में भी 18 नंबर चाहिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको दोनों मिला करके हिंदी और इंग्लिश, चाहे कुछ पूरा का पूरा हिंदी से ही 36 ले आओ, पूरा का पूरा इंग्लिश से ही 36 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 में से आपको 36 लाने हैं। तो इस पेपर पे क्या करें? मेरी मानो इस पेपर पे कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई ज़्यादा ध्यान मत दो। या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी या तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, कोई ना कोई तो पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। इंग्लिश अच्छी है तो फिल इन द ब्लैंक्स, मुहावरे, बेसिक ग्रामर ये आप आराम से बना लोगे, काम बन जाएगा। पैसेज मिलेगा, पैसेज आप अच्छे से पढ़ करके 5 क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे तो हिंदी के तो काम बन जाएगा, हिंदी वाले हिंदी से ही काम कर लेंगे। इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगी आपको, कुछ बेसिकली आपके इरर्स वगैरह देखने को मिलेगा, आपको इसमें आइडियम फ्रेज देखने को मिलने वाला है, पैसेजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोनों मिलाकर के 36 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आसान सा चीज़। इसको करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। बाकी पढ़ना है कि हाँ मुझे पूरी पूरी ग्रामर पढ़नी है, मुझे हिंदी इंग्लिश देखना, भैया मत देखो, कुछ मत करो, सिर्फ ग्रामर, सिर्फ एमसीक्यूज देखो, दैट्स इट। तो पहला पेपर क्लियर है, क्योंकि 36 नंबर चाहिए यार, आप ले आओगे। थोड़ी सी खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना, 100% आएगा, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा पढ़ लेना, बस थोड़ा सा पढ़ना मतलब प्रैक्टिस कर लेना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। दूसरे पेपर की बात करूँ, दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आपको 100 नंबर मिलने, 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा और 2 घंटे का टाइम फ्रेम मिलेगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिलेक्शन पैटर्न में आपका ऐड किया जाएगा, जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें इसके नंबर ऐड होंगे। तो लैंग्वेज पेपर कौन सा चुना जाए, क्योंकि 10 आपके लैंग्वेज दिए गए हैं एंड डेफिनेटली सबके अपने अलग अलग सिलेबस हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो टफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन में मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप चीज़ों को एक बार देखें कि कौन सा आपको ईजी लगता है। नागपुरी जो कॉमन लैंग्वेज है, एक ऑलमोस्ट सबको आता है, ध्यान से अपने अराउंड में आपने सुना भी होगा ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यार आप ये फॉर्म सिर्फ झारखंड वाले ही भर सकते हैं, बाहर वाले फिल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर आपका झारखंड से होना चाहिए। तो जो झारखंड से किए हुए हैं उन्हीं के लिए ये पॉसिबल है। तो जो यहाँ रहते हैं सिर्फ उन्हीं का हो सकता है मैट्रिक और इंटर दोनों, बाहरी तो आकर के यहाँ करेंगे नहीं। तो ये चीज़ तो क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आपने दिमाग में सुना भी होगा, कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग जो नेचर है, जो कल्चर है, वो उसमें कहीं ना कहीं आपने नागपुरी जो ऐसा कॉमन लैंग्वेज है ना, पूरे झारखंड में इस्तेमाल होता है लगभग, तो दिमाग में है। तो नागपुरी आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी अपनी प्रेफरेंस जरूर देख लेना, हाँ लेकिन इस पर प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है ना। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है ना। कॉमर्स में, कॉमर्स यानी कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है आपका, उससे 100 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे, मैथ से आपको 20 क्वेश्चन होंगे एंड जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे। इनके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले इसके लिए बात करता हूँ मैं। जनरल नॉलेज, मैथ और साइंस के लिए क्या करना है? जनरल नॉलेज और साइंस, इनके भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। साइंस में डेली साइंस वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से कवर करना है, काम बन जाएगा। मैथ वाले पोर्शंस के लिए यहाँ पर आपको जो 10th लेवल का जो बेसिक मैथ होता है, सिर्फ वो स्टडी करनी है, जो जेएसएससी में आपसे पूछा जाता है। इन जनरल जो आपसे जेएसएससी में पूछा जाता है, आपको उस पर फोकस करना है। वो फोकस कर लिया, काम बन जाएगा, राइट। चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो सेकंड और थर्ड पेपर पर प्रॉपर फोकस करेंगे, काम अच्छे से होगा। सेकंड पेपर में 100 नंबर पर और थर्ड पेपर में इस 100 नंबर पर, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है, कॉमर्स वाला पार्ट है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपकी नैया डुबाने और उगाने दोनों में ताकत रखेगा। दोनों की ताकत यही रखेगा, उगाने और डुबाने में। तो यहाँ पर फोकस होनी चाहिए, राइट। तो पेपर में समझ में आ गया है। पेपर 1 केवल एमसीक्यू, पेपर 2 फोकस के साथ, पेपर 3 फोकस के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। लास्ट, कॉमर्स के सिलेबस। देखो एक चीज़ बताऊँ, इसका सिलेबस जो डिज़ाइन है ना, वाकई में काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन है, ठीक है। मैं एक एक करके पूरी सिलेबस को आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। आप ग्रेजुएशन में, इंटर अपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे यहाँ पर। अब चीज़ों को ध्यान से समझेंगे।
आपने ग्रेजुएशन में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं, लाइन गीज गेज करके पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, वही सब किया हुआ है। बेसिक अकाउंटिंग सारे के सारे लोग वैसे ही किए हुए हैं। मैं आप लोगों को रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लस इसका जो सिलेबस है वो आप सभी के सामने गिवन है, दोनों को मिला करके चेक कर लेना। आप लोगों को बामुश्किल आपको 30 to 40% सिलेबस मिलेगा, बाकी का सिलेबस नहीं मिलेगा। इवन आप पूरी झारखंड में कोई भी सिलेबस उठा लो किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी से मैच नहीं करेगा। इन्होंने सिलेबस बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया, एक एक करके देखो और आपको कहाँ पर फोकस करना है वो भी चीज़ें समझो। पहला पार्ट इन्होंने बनाया है जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन रखा हुआ है, राइट। अकाउंटिंग के भी अगर आप टर्म्स ध्यान देखोगे तो अकाउंटिंग में ना बेसिक अकाउंटिंग इन्होंने हटा दिया है। अभी तक जितने भी कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं जितने भी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उसमें आपके बेसिक अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशंस वगैरह हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लेजर वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये सब पूछे जाते हैं। भाई इनमें ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, जी हाँ, ये सब चीज़ें इनमें है ही नहीं, ना पार्टनरशिप है, ना एनपीओ है, ना बेसिक अकाउंटिंग है, ना जनरल है, ना लेजर है, कुछ नहीं डाला है। तो सिलेबस में क्या है, हाई लेवल वाली चीज़ें डाली है, कोई बच्चों वाला चीज़ नहीं डाला दोस्त। अब देखो क्या क्या है। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें बताना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी क्या बताना है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ साइंस। पहला तो बताना है आपको फाइनेंशियल सिस्टम बताना है, मतलब जो आपकी ट्रायल बैलेंस वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह हो गई, वहाँ पर आपको जाना है। आपके अकाउंटिंग सिस्टम से क्या बिहेवियर क्रिएट होता है वो बताना है। मेथड ऑफ चार्जिंग प्राइस लेवल, अब हमारे पास पता है चेंजिंग प्राइस लेवल, प्राइस लेवल जो चेंजेस होते हैं, 4 टाइप के चेंज ऑफ प्राइस लेवल्स होते हैं हमारे पास, 4 टाइप के, जिसमें से एक इन्होंने एग्जांपल के तौर पर दे दिया है करंट परचेस पावर, यानी कि सीपीपी इन्होंने बता दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ें हैं, अब यहाँ पर 4 चीज़ें, चारों पढ़नी होगी डेफिनेटली। 4 टाइप के चेंजिंग प्राइस लेवल होते हैं, आपको चारों पढ़नी होगी, क्योंकि ये एक तरह का रेफरेंस दिया है इन्होंने रेफरेंस दिया, तो चारों स्टडी करना होगा। ये आपकी किसी भी ग्रेजुएशन के सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो उठाकर ढूंढ लो, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये पार्ट मिलेगा ना, ये आपको मिलने वाला है, ना मेथड ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल मिलने वाला है, ठीक है ना, ये सब नहीं मिलने वाला है। आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करके चीज़ों को बनानी होगी, अदरवाइज मैं तो हूँ यार, थोड़ा सा वेट कर लो, चीज़ों को आप लोगों के ही बैठा हुआ यहाँ पर। दूसरा क्या है, एडवांस प्रॉब्लम ऑफ कंपनी, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नो डाउट, ये आप लोगों के पास मिल जाएगा। होल्डिंग कंपनीज ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी चीज़ है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, यहाँ पर अभी तक कैलकुलेशंस आपने बनाए हैं, किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, जनरल एंट्री कैसे है, लेजर कैसे बनाना, आपने वो पढ़ा है। बट यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग पढ़नी होगी, बुक से मत पढ़ लेना गलती से भी, पहला चीज़। दूसरी पार्ट क्या है, वैल्यूएशंस ऑफ शेयर एंड गुडविल्स, ये आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंट्रोल से फंक्शंस कैसे काम करेगी वो देखना है, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टैक्सेशन के पार्ट में आ जाती है। अब टैक्सेशन का मतलब इनकम टैक्स नहीं पूछ रहे हैं, ये इनकम टैक्स में भी नेक्स्ट लेवल वाला टैक्सेशन ले लिया है उन्होंने, ठीक है ना। इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत ले रहे हैं वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स 1961 यहाँ पर आ गया, डिफिनेशंस बताना है हमें, जो भी इनकम टैक्स में चार्जेस लगते हैं उन सभी को, चार्जेस इन द सेंस ऑफ 5 हेड्स, वो पूरी के पूरे आ गए इन्होंने। डिडक्शंस वगैरह देखना है, जिसमें हमारा एग्जम्पशंस वगैरह आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउमेंट्स आ जाएगा, ये सब चीज़ें देखनी है हमें यहाँ पर। सिंपल प्रॉब्लम किस तरह से कंप्यूट करना है, इनकम अंडर द वेरियस हेड, जो 5 हेड्स हैं उन सभी के बारे में, एंड उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ कौन सी है, सीबीडीटी किस तरह से वर्क करती है, और कौन कौन से फाइनेंस चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ एनालिसिस करना है। तो ये वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत ईजी है, बट ये वाला पार्ट डेफिनेटली बहुत टफ है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं, ऑडिट और कोस्टिंग को इन्होंने मिला के बनाया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोस्ट अकाउंटिंग को इन्होंने अलग से ही एक डिफिनेशंस में डाल दिया है कि पूरी की पूरी कोस्ट अकाउंटिंग, जिसमें उसका नेचर और फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट किया है। कोस्ट की क्लासिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो हमारे कोस्टिंग है मेथड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। लिफो, फिफो, वेटेड, एवरेज मेथड, मतलब ये क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये किस चीज़ को है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है।
दूसरी चीज़, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डिफरेंसेस आएंगे एंड उनमें जो सुधार करना है। अब सुधार करने में आपने अकाउंटिंग्स बनाए हैं, यहाँ अकाउंटिंग्स नहीं बनानी है, उनकी थ्योरी पढ़नी है, जो अगेन आपने अपने बुक से नहीं डेफिनेटली स्टडी किया होगा। मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, इन सबको, प्रॉफिट रिलेशनशिप कैसे काम करती है, अल्जेब्रिक फार्मूला क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग किसी बिजनेस को शट डाउन पॉइंट कब आ जाता है, ठीक है ना। दो टाइप के कॉस्ट्स देखेंगे हम लोग इसमें, वेरिएबल एंड फिक्स, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसको देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक क्या है, मेथड्स क्या है, कौन कौन से काम करती है। यहाँ के बाद इन्होंने इस चीज़ को यहाँ से अलग रिप्रेजेंट कर दिया। बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये देखने में एफएम का पार्ट है बट कहीं ना कहीं इसको कॉस्ट से रिलेट किया गया है, तो आपको इसको कॉस्ट के रिगार्डिंग स्टडी करनी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एंड खैर बाकी चीज़ें तो आपकी है ही, जो हमारा कॉस्ट के रिगार्डिंग में प्राइसिंग डिसीजंस है वो भी देखना है। क्लियर है ये बेसिक चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए, कुछ क्वेरीज हो, तो एट द एंड मैं आपको अपनी ऑफिस का नंबर देने वाला हूँ, डेफिनेटली कॉल करो, जो भी क्वेरीज हैं दूर करो, ठीक है ना। दिमाग में कोई भी क्वेरीज नहीं रखना है कि हाँ मेरे को ये डाउट्स हो रहे हैं, मेरे को ये चीज़ें हैं, किससे पूछूं, क्या करूं, कोई सूझ नहीं है। आप ऑफिस पे कॉल करें, अपनी क्वेरीज को डेफिनेटली दूर करें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये स्पेशली फॉर द ऑडिट के लिए है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग देख लिया, टैक्सेशन के थोड़े पार्ट देख लिए, अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से रिप्रेजेंट किया, वो भी देख लिया। राइट नाउ आप ऑडिट को देखते हैं, किस तरह से काम करता है, किस तरह की प्रोग्रामिंग होगी ऑडिट में, किस तरह का वॉचर एंड वेरिफिकेशंस का वर्क होगा, किस तरह से वो एसेट को देखेंगे, किस तरह से वेस्टिंग पार्ट को देखेंगे, मतलब अल्टीमेटली कैसे वो वेरीफाई करेंगे एसेट की एंड लायबिलिटी की, उसको देखा जाएगा। एक ऑडिट के लिए, एक ऑडिटर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होगी, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होगी, क्या पावर होगा, क्या स्टेटस होगा। स्टेटस इन द सेंस ऑफ हम बोल सकते हैं आप उसको अपॉइंटमेंट देना है, उनको रिस्ट्रिक्ट हटाना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देखी जाएगी, ठीक है ना। ऑडिटर किस तरह की रिपोर्ट देती है। अच्छा यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जितने भी अदर स्टेट्स में करवाते हैं, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन सब में भी ऑडिट के लगभग ये सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ बेसिक एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने दी है, तो वो ये वाला पार्ट है, स्पेशल पॉइंट इन द ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये इन्होंने अलग से बनाया है। दूसरी अलग चीज़ बनाई है, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक ऑडिटर का जो शेयर ट्रांसफर होता है उसको चेक करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा की हैं। यहाँ पर जो सबसे काम की चीज़ें होती हैं वो है सेक्शंस, एंड सभी के सेक्शंस अच्छे से याद करना, एक लिस्ट बना लेना, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, तब जा करके ये एग्जाम क्रैक होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, इसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन देखा। सेकेंड पार्ट, ये सबसे यूनिक पार्टों में से एक है एंड सबसे टफ पार्ट में से एक आप बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये चीज़ें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो पार्ट है जहाँ पर आप बोल सकते हैं अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं वो बेसिक टर्म्स था, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ना तो ये ग्रेजुएशन में मिलेगा, ना तो इंटर में मिलेगा, और है भी तो वो बेसिक जानकारियों के साथ है, कोई हाई फाई जानकारी नहीं है, एंड उसका आपको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं खामियां भरना पड़ेगा, तो पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या है, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले ये समझते हैं बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है, एंड वो कहाँ उसको इन्वेस्ट करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को काम करने के लिए पैसे देती है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है। अल्टीमेटली आपको इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करना है, जिसमें आपको कैपिटल बजटिंग देखनी है, उनके डिसीजंस देखने हैं, डिस्काउंट अप्रोचेस देखने हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको देखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो कैसे लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इन सेंस ऑफ कितनी इक्विटी लगानी है, कितना डेट लगाना है, टोटल एवरेज कितना बनेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट जिसको बोला जाता है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। एंड एमएम अप्रोच इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने खुद बताया है। 4 टाइप के मेथड्स यहाँ पर होंगे, वो चारों के चारों आपको स्टडी करना होगा। एमएम अप्रोच दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खाली एमएम पढ़ के गए, गलती भी मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेडिंग है और वो उस चारों के अंदर में आएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग है तो उस चारों के अंदर में ही वो आएगी, ठीक है, तो वो देखना है।
पैसे जो रेज होते हैं दो तरह से होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से काम होगा। रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर, पब्लिकली डिवेंचर कैसे इशू होता है, डिवेंचर का अल्टीमेटली क्या काम है, इन सबको देखना है। दूसरा, डेट एंड इक्विटी के रिगार्डिंग में क्या गाइडलाइंस, क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, वो सब आपको इसमें अच्छे से स्टडी करनी है। एक चीज़ खुल के बोल दूँ, इसका वेटेज सबसे हाई होने वाला है अकाउंटिंग केस में, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया वेटेज रखा हुआ है, ठीक है ना। डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, यहाँ ही नहीं रुक रहे हैं भैया, ये डिफरेंट बंदों के हिसाब से काम करने का तरीका दिखा रहे हैं। वॉल्टर ने क्या कहा था, जॉन स्लीथर ने क्या कहा था, कैसे उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल दिए थे वो आपको बताने होंगे। ये सभी चीज़ें वो पूछ रहे हैं एंड डेफिनेटली इन सबसे एमसीक्यूज बनेगा आपका। तो यहाँ तक तो बेसिक पार्ट है। वर्किंग कैपिटल कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेवल ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं कंपनीज में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी रखनी है। कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो तो खैर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 3 फेजेस में होते हैं, वो चीज़ भी आपने पढ़ी है, बट यहाँ पर उनको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत होगी। वर्किंग कैपिटल इंडियन इंडस्ट्री में किस तरह से काम करती है, तो यहाँ पर आप बेसिक कुछ हिस्ट्री से लेते हुए आपको राइट नाउ अभी में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है ना। एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी, बैंकिंग टर्म्स में जो आते हैं वो सभी के सभी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब के सब देखने हैं आपको। दो चीज़ें यहाँ पर समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और कैश फ्लो अप्रोच है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हो गया जो आपने अकाउंटिंग में बनाए हैं, 3 पार्ट वाला जो होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अप्रोच बेसिकली एक मेथड है जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए आज फोरकास्टिंग की जाती है। मतलब एक तरह से वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस में पैसे कितने आएंगे और नहीं आएंगे उसको कैलकुलेट करते हैं एंड डिफरेंट लोगों ने इसके बारे में बताया है, तो हमको उसके हिसाब से देखना होगा। ये सब डिफरेंसेस हैं जो आपको क्लियर रखनी है। ये नहीं कि कैश फ्लो मिल गया तो भाई कैश फ्लो पढ़ लिए हो गया, नहीं मेरे दोस्त, कैश फ्लो अप्रोच अलग है यानी कि मेथड अलग है और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, आपको अलग अलग पढ़ना है, एक साथ नहीं मिला के पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और फिर दूसरा पार्ट इसी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस में ही इन्होंने अब थोड़ा सा इसको सेगमेंट को बदला और बैंकिंग केस में इन्होंने अपने आप को उतारा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में किस तरह है कि किस तरह से मनी मार्केट स्ट्रक्चर काम करती है इंडिया में। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ समझनी है। पहला, जब हम इंडियन मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि पैसे का जनरेशन कैसे होता है, किस मेथड से हम पैसे को बनाते हैं, यानी कि बैंकिंग सर्विस के केस में हमें वो बताने की ज़रूरत होगी। अचीवमेंट एंड फेलियर्स क्या हुए हैं नेशनलाइजेशंस में हमारे, क्या क्या हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, क्या हम लोगों ने गलती की है वो बताना होगा। यहाँ पर जो रीजनल बैंक हैं एंड जो हमारे जो टंडन कमेटी ने हमें बताया है, उन्होंने जो बैंक क्रेडिट्स पॉलिसी वगैरह दिए थे वो 1976 में वो बताना होगा। कोर कमेटी की भी ने दिया था उसके बारे में बताना होगा। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई में किस तरह से काम करती है वो बताना होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, किस तरह से इंडियन कैपिटल मार्केट में जो सीबी के हाथ पैर हैं, काम करने का तरीका है, उसको देखना होगा। फंक्शंस क्या है इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम करने का, जिसमें हमारा आईडीबीआई, एफसीआई, इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, आपको इनके फंक्शंस अच्छे से देखने हैं। जो एग्जाम्पल है उनके तो देखने ही देखने हैं, बट अल्टीमेटली आपको ऑल इंडिया टर्म्स पर इसको एनालिसिस करके उसके चीज़ों को समझना है, राइट। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है एलआईसी की, क्योंकि एलआईसी अभी बहुत ज़्यादा अपनी जो शेयर उन्होंने निकाली, जो मार्केट में उन्होंने अपने आप को लिस्ट किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हुआ है। सो अगेन ये भी पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए एक मैटर बना दिया उन्होंने, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कुछ नया आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, कुछ नई जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरह से एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है बाकी कंपनियों पर और किस तरह से वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करके आगे लाई है, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। यूटीआई किस तरह से काम करती है, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स पर वो नज़र रखती है, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज और उनके रूल रेगुलेशंस के बारे में, जिसमें आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है ना, आपको किस तरह से वो हमारा जो प्राइसिंग काम करता है
उसको समझना है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत होगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी से तो एग्ज़ाम बनेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हुई। एंड इन्होंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डाल दिया है 8081, एक सिंगल से पढ़ना है, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरह से वर्क करता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखना हो, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला प्रोविजंस बताने हैं भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो पूरा बता देना है आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या इन्होंने और चीज़ें बताई हैं, देखो सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने बोला ना पूरा टाइम निकाल के देखो। मैं ईच एंड एवरी चीज़ों को इसीलिए एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अब मैं बताऊँ लास्ट में यही बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वही बताने वाला हूँ। सो आराम से थोड़ा सा शांति रखो। क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट किस तरह से काम करती है, हमारी जो स्टेटरी प्रोटेक्शंस है एंड जो बैंकिंग फंक्शंस है किस तरह से काम करती है वो बताना है। उनके साइलेंट प्रोविजंस क्या है बैंकिंग रेगुलेशंस में 1949 से जो अभी तक वर्क करते आ रहे हैं उसके बारे में, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा बैंकिंग रेगुलेशंस पर बेस्ड है, बैंकिंग रेगुलेशंस पर बेस्ड है एंड किस तरह से वो काम करेगी, उनके क्या क्या तौर तरीके हैं, स्टेटरी प्रोटेक्शन किस तरह से देखती है, कैसे वो 1949 से अपने आप को इस्टेब्लिश करके यहाँ तक जो लाई है, उनके सुपरविजन्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बतानी है, आई मीन पढ़नी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बेसिक पार्ट, तो दूसरा फेज क्लियर हुआ हमारा। पहला अकाउंटिंग ऑडिट एंड टैक्सेशन था, दूसरा हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, तीसरा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी यानी कि मैनेजमेंट पार्ट। अच्छा, मैनेजमेंट पार्ट भी इन्होंने एक नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं लिया है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप रिलेट करके देखना, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट के टर्म्स इन्होंने चूज़ किए हुए हैं ना, जो वाकई में अभी तक आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना हो। अभी अब मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपने शायद नाम नहीं सुना हो, शायद ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद आपने नाम ना सुना हो। पहला चीज़ तो इजी है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, 5 फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लो, यहाँ पर काम बन जाने वाला है। ऑर्गेनाइजेशंस गोल, क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स हो सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल की बात होती है तो हम इसमें एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का और एक फर्म का, इन तीनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल गोल एंड मल्टीपल गोल क्या होता है, कैसे उसको हम चेक करते हैं, किस तरह से वो चेन रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया, उन सभी चीज़ों के बारे में। स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लाइन स्ट्रक्चर हो गया, स्टाफ स्ट्रक्चर हो गया, लाइन एंड स्टाफ हो गया, फंक्शनल मैट्रिक्स हो गया, इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, डिफरेंट फंक्शंस हो गए, इन सभी को आपको स्टडी करना है, उनके लिमिटेशंस के साथ स्टडी करनी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो बदलाव आते जा रहा है, देखो यहीं पर तो सबसे ज़्यादा इन्होंने खेल खेला हुआ यार, थ्योरी का जब नाम लिया है ना, इन्होंने सब थ्योरी ले ली, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी भाई जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए वो देखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गए वो आपको पढ़ने हैं, तो वो सब के सब आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ब्यूरोक्रेसी नेचर किस तरह से काम करती थी वो आपको पढ़ना है, किस तरह से सोर्स ऑफ पावर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर, पावर ऑफ स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ पॉलिटीज किस तरह से यूज़ किए गए थे वो बताना है। तो ये सभी के सभी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है, जो उसका इन्वायरमेंट है, वो डायनेमिक सिस्टम में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखना है। थ्योरीज की बात किया जाए, मास्लोस, ये आपने पढ़ा होगा, मेरिग्रेड, यार ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। हर्जबर्ग सभी ने सुना होगा, लिकर्ट शायद ही बहुत लोगों ने सुना होगा। वूम वेक्टर थ्योरी ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पोर्टर एंड लेयर ये भी आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं पढ़ा। देखो ये जो जहाँ पर मैं आपको गोल सर्कल बना दे रहा हूँ ना, ये गोल सर्कल्स ये आपके एग्जाम में झारखंड में किसी में पार्ट में नहीं है, ना तो ग्रेजुएशन में है, ना तो इंटर में है, ना तो रांची यूनिवर्सिटी में है, ना कि और भी कोई यूनिवर्सिटी में किसी में नहीं है, ठीक है ना। ये आपको समझ लो अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। ऑर्डर एंड ह्यूमन मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन ये भी इन्होंने एक डाला हुआ है लीडरशिप में। फिर आपको लीडरशिप पढ़नी है, मोटिवेशन थ्योरी पढ़नी है, मैनेजमेंट में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। ये सिमन्स एंड मार्च अप्रोच आपने डेफिनेटली ये भी नहीं पढ़ा हुआ हो क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं आता आपका। तो यहाँ पर चीज़ें इन्होंने कुछ ऐसे बनाई है जो आपको सचमुच मेहनत करनी होगी।
मतलब अच्छे से पढ़ोगे तब जा कर के ये जॉब लगेगी, नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली ये जॉब लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर सिलेबस इतना टफ है बनाया है, सिलेबस इतना यूनिक डिज़ाइन किया है, तो आप सोच सकते हो एग्ज़ाम कितने अच्छे लेवल पर जाएगा। तो पढ़ोगे नहीं, और 5-6 साल के बाद आई है तो सारे लोग तो टूट पड़ेंगे अभी, और केवल ग्रेजुएशन चाहिए। तो कोई बहुत हाई डिग्री में नहीं है कि कॉम्पिटिशन्स कम होगा, कोई भी भरेगा एंड सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पढ़ेगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसमें इन्होंने एक नेचर और स्कोप, ये बेसिक जानकारियाँ इन्होंने यहाँ पर रख ली है, लेकिन किस तरह से एक इंडियन कमिटमेंट काम करती थी, किस तरह से वो इंडस्ट्रियल लेबर पर काम की, उनके लिए इन्होंने कौन कौन से थ्योरीज यूज़ की उनको ठीक करने के लिए, ठीक है ना। मूवमेंट क्या रहे हैं यूनियन इंडस्ट्रियल के पार्ट में हमारा, किस तरह से ग्रोथ में उन्होंने रोल निभाया है, वो सब चीज़ें बतानी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनमें इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में जो लीडरशिप की पार्ट रही है उसको अच्छे से समझाना है, या किस तरह से वो अपने आप को ऊपर लाए हैं, किस तरह से अपने जो भी उन्होंने बैरियर्स रहे हैं, कौन सा बैरिकेटिंग रहे हैं, उनको तोड़ करके वो आगे बढ़े। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या लिमिटेशंस देखने को पड़ी, क्या क्या इफेक्टिवनेस आई थी, उन सबको यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है ना। एंड वर्कर्स किस तरह से पार्टिसिपेशन लेते हैं मैनेजमेंट पर, उनकी फिलोसफी, रेशनल्स, उनके प्रेजेंटेशंस ऑफ द डे, उनके डे टू डे वर्किंग पार्ट, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना है आपको, एंड सभी चीज़ों को मिला करके स्टडी करनी है। ये यहाँ तक तो बेसिक इन्होंने टर्म्स में समझे, यहाँ पर तो इन्होंने बेसिक पार्ट में ख़त्म किया। मेन यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को और ऐड ऑन कर दिया और इसको थोड़ा सा और अच्छा आगे ले आया। किस तरह से इंडिया में जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या किया है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या क्या किया हम लोगों ने, सेटलमेंट क्या क्या किया है, मशीन्स ऑफ रिगार्डिंग कैसे वर्क किया है, पब्लिक इंटरप्राइजेस पे किस तरह से जो डिस्प्यूट्स हुए हैं किस तरह से रिलेशंस बनते थे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के, उसको देखा गया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने की है। एक वर्ड इन्होंने अच्छे से जुड़ा हुआ है, ओवर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब टर्न ओवर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ना केवल आपको इंडिया रिगार्डिंग में बल्कि इंडिया से जुड़े हुए जो बाहरी पार्ट होंगे, यानी कि इंडिया एंड आई जो हमारा इंटरनेशनली जो वर्क हुआ है, किस तरह से हम लोगों ने दोनों से डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर आप एग्जीम के थोड़े बहुत पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। किस तरह से क्या रोल रहा है डिपार्टमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट किस तरह से काम किया है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कैसा वर्क किया है, इन सभी को आपको यहाँ पर दिखना है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप में एक यूनिक पार्ट इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी सिलेबस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिलेबस किसी में भी अवेलेबल नहीं है। झारखंड के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको उठा के देख लोगे ना, मुश्किल से 30 to 40% सिलेबस आपको एग्जाम में, मतलब बीकॉम वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। यार मैं खुद आरयू से किया हूँ, मेरे खुद इंस्टीट्यूट में एक नहीं हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। राइट नाउ करेंगे क्या, दर्शक कहाँ से पढ़ा जाए। ऐसी सिलेबस देख करके मुझे नहीं लगता है क्योंकि कोई प्रॉपर बुक्स भी आपको बाजार में मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे सिलेबस को डिज़ाइन करना काफ़ी टफ जॉब है, और एक रात में तो डेफिनेटली ये डिज़ाइन नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई डिज़ाइन करके देता है आपको 2-4-10 दिन में, तो समझ लो यार वो कहीं ना कहीं आपको कॉपी पेस्ट वाला कर रहा है, कुछ भी आपको उठा करके दे देगा। एंड जब भी आप कोई, देखो एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई बुक्स लेते हो या किसी सर से स्टडी करते हो तो आपके दिमाग में एक होप होता है कि क्या हम ये पढ़ करके जॉब ले लेंगे या नहीं लेंगे। तो जब भी आप कोई बुक्स लो या जब भी आप किसी चीज़ को ज्वाइन करो, आप ये दिमाग में क्लियर रखना कि हाँ मेरा इससे क्लियर होगा या नहीं होगा। तो पहले सिलेबस की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। सो ये रहा कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपके सामने बता दिया है और आपको कैसे स्टडी करना है। अब बात करते हैं कैसे इसकी तैयारी की जाए। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लूँ, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि हमारा जो राजस्व निरीक्षक है उसके कॉमर्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में एंड किस तरह से आपको स्टडी करनी है, उन सब के बारे में बात करते हैं। पहला, इसमें आपको डेली 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, ये प्रॉपर ऑफलाइन की तरह होगा। आप इसको जब चाहे तब देख सकते हैं, कोई आपके पास टाइम का बोधरेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा,
जो भी हम आपको रिकॉर्डेड में देने वाले हैं, हम उसको लाइव में आपको रिवीजन कराएंगे। यानी कि एक बार आप सेल्फ स्टडी करो, सेकंड हम उसको आपको लाइव में रिवीजन कराएंगे। तीसरी चीज, हम उसका आपको लाइव में डाउट लेंगे। लाइव में डाउट लेंगे तो क्या होगा, एक टॉपिक को 3 बार हम लोग कवर कर लेंगे। उसकी बेनिफिट क्या मिलेगी, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ पाएंगे। एंड चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू क्लास भी होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं एक टॉपिक को 4 टाइम्स कवर किए जाने वाले हैं। तो सोच सकते हो कितनी हाई लेवल पर ही जाने वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, कोर्स में जो आपको मिलेगा उसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लासेस मिलेगी। इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, एमसीक्यू टेस्ट मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वारीज होता है कि सर कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी। तो भाई आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी, बाइलिंगुअल होने वाली है। जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सेम उसी तौर पर आपको क्लासेस मिलेगी। यूट्यूब पर एक नहीं हज़ारों क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर लेना, सेम होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, अभी इनरोल करने पर इस बैच के, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जाने वाली है। जो टेस्ट सीरीज आपको 999 में आती है हमारी, पेपर 1 की इंग्लिश और हिंदी स्पेशली, जितनी मैं टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना, 100% गारंटी काम हो जाएगा। सिर्फ उतना पढ़ लेना, 100% गारंटी। आपका 36 नंबर लाना है ना 120 में से, आपको गारंटी देता हूँ आ जाएगा, चाहे आप किसी से भी बिलोंग करते हो। एंड पेपर 3 अच्छे से स्टडी करो, जितना मैं देने वाला हूँ उतना पढ़ लोगे, कंफर्म काम हो जाएगा। कोई क्वारीज हो तो ऑफिस के नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं नहीं रिसीव करता हूँ तो आप हमारे ऑफिस के जो भी सर उठाएंगे आप उनसे बात कर लें, सर या मैम से। इवन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली बोलना कि सर से मुझे बात करनी है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट सिस्टमेटिक स्टडी करो यार। झारखंड में मैं खुद रांची से मैं बिलोंग करता हूँ एंड हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। मैं ऑनलाइन लगभग आपको 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ एंड अभी तक हम लोगों ने कोई भी झारखंड के स्पेशली कवर नहीं किया है। ये पहला एग्जाम कवर करने वाला हूँ, पता नहीं आने वाले टाइम पर कब तक फिर दोबारा कॉमर्स के बैच आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्त। क्योंकि वैकेंसीज आती ही नहीं है यार, झारखंड में वैकेंसीज नहीं है। आप खुद भी यहाँ पर रह रहे हो, आपको खुद भी पता है। क्या आपने इस तरह की वैकेंसी देखी है? मेरे ख्याल से आपने आंसर बोला होगा नहीं देखी है। अब बताओ, आने वाले 5-6 साल के बाद आएगी तो क्या आप बैठे हुए हो? इतना टाइम है आपके पास? इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो पार्टी दो या तो पार्टी लो। अपने दोस्त यारों को अपनी जॉब लगने की खुशी में पार्टी दो उनको, या तो उनका जॉब लग जाए तो जाके पार्टी ले लो। डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है, ये आपको चूज करना है। और अभी से स्टडी स्टार्ट करो, ये नहीं कि सोचेंगे, अच्छा सोच रहे हैं, सोचते सोचते ना दिन पार हो जाएगा, एग्जाम भी आ जाएगी और सिर्फ सोचते रह जाओगे, जॉब भी चली जाएगी। राइट नाउ भी आपके पास टाइम है, अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी जो लक्ष्य अकेडमी है उसका ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए, डायरेक्टली जाइए, इनरोल कीजिए। एंड अभी इनरोल करने पर पता है आप सभी को कि पेपर 1 का जो टेस्ट सीरीज है वो कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है आप लोगों को, सो मिस बिल्कुल भी ना करें। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एंड कोई भी क्वारीज हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सिस्टमैटिक एंड प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।